I become assistant commandant, which is the gazetted class 1 post. A very respectful to जो है वो आपके इस सारे गेम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनय है। सीईपीएफ का एग्जाम जो हर साल इंडिया में होता है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को उसके बारे में जानकारी ना हो। वो सारे बच्चे जो अभी पास आउट हुए हैं या अगर वो लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी अगर होंगे तो भी दे आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम। तो अगर आप डिफेंस में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको फोर्सेस ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपको ऑफिसर बनना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूनिफॉर्म, देन दिस इज द राइट सर्विस फॉर यू। क्योंकि अगर ये एग्जाम मैं देता हूं तो आई बिकम असिस्टेंट कमांडेंट, विच इज द गैजेटेड क्लास 1 पोस्ट। अ वेरी रिस्पेक्टफुल पेपर 2 जो है वो आपके इस सारे गेम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एंड विद लॉट ऑफ पर्क्स एक पोस्ट आपको मिलती है। इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, ओके। लेकिन वो पोस्ट जो मुझे चाहिए उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए वो पहला समझना जरूरी है। पहले तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है सीएपीएफ में। व्हाट इज सीएपीएफ? सो बेसिकली सीएपीएफ इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। These are actually managed by Ministry of Home, है ना। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में क्या क्या आता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, देन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ये 5 फोर्सेस जो है वो सीएपीएफ में आती है। और जो सीएपीएफ की एग्जाम हर साल कंडक्ट होती है, जो 2024 में कंडक्ट होगी, उसमें इन 5 जो फोर्सेस है उनसे अलग अलग वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे गिव इट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम और फिर यूपीएससी को मिलती है। और अकॉर्डिंगली यूपीएससी उसके बेसिस मतलब एग्जाम तो सबके लिए सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी जो अलग अलग होती है। और आपको ये चॉइस मिलता है बाय द वे कि जब फॉर्म भरते हैं आप लोग, अगर आपका रिटर्न क्लियर हो गया तो जब आप फॉर्म भरते हैं उसको डैफ बोलते हैं। तो वो जो डैफ होता है उसमें आपको प्रेफरेंस देने की सुविधा होती है कि अगर मुझे इंटरेस्ट है बीएसएफ में या आईटीबीपी में या सीआईएसएफ में, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे वो डाल सकता हूँ। मुझे जो रैंक मिलता है उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि वो मुझे अपनी चॉइस का फोर्स मिलेगा या नहीं, या फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा या सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। सो यू कैन ज्वाइन द फोर्स ऑफ योर ओन चॉइस, बट अगेन यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर इट, यू हैव टू गेट सम गुड रैंक ताकि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस वो आपको मिले, है ना। तो दीज आर द फोर्सेस, है ना, जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट होती है। Before I go ahead, I just let me just introduce with the online and offline batches of AVKS Academy. एक बैच दिल्ली में से शुरू होने वाली है, ऑफलाइन बैच है। पेपर 1 पेपर 2 का पूरा प्रिपरेशन यहाँ करवा दिया जाएगा। सेम बैच जो है एक जो है हैदराबाद में है, राइट। सो वहाँ भी पेपर 1 पेपर 2 का प्रिपरेशन जो है वो आपका पूरा करवा दिया जाएगा। इसके आगे के स्टेप्स में एनी गाइडेंस रिगार्डिंग फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम जो होती है या फिर जो इंटरव्यू होता है वो भी AVKS के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। एक स्पेसिफिक बैच है ऑनलाइन बैच, जिसमें मैं खुद पेपर 2 पढ़ाता हूँ एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर आल्सो डील देयर। तो आप घर पे बैठ के, अगर आप वर्किंग हो या फिर आप लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में, जैसे कि मैंने बोला, और आप नहीं मूव कर सकते, आपको उसी जगह पे ये सारा गाइडेंस चाहिए, तो आप ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको पेपर 1 के रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, पेपर 2 के लाइव सेशंस मिलते हैं, एंड वी कवर द होल थिंग इन दिस लाइव बैच, राइट। सो दिस बैचेस फ्रॉम AVKS आर फॉर योर गाइडेंस। अगर मुझे जेन्युइन लगता है कि ये पोस्ट मेरे लिए है, आई कैन डू दिस एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई, देन यू शुड रिमेंबर दैट एग्जाम डेट इज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड एंड दैट इज 4 अगस्त। नोटिफिकेशन कब आएगा? 24 अप्रैल को, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि भाई नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में पढ़ाई को शुरू करूंगा। सीएपीएफ ऐसे क्लियर नहीं होता। द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, इट हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड्स। तो 1 साल का पीरियड अगर मैं देता हूँ, अगर मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं है तो 1 साल का पीरियड देना बहुत जरूरी है। जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको जीएस आता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ अवेयर है, तो उनके लिए शायद अगर वो 6 महीने से भी शुरू करे तो शायद दे कैन मैनेज, अगर उनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, अगर वो फुल टाइम दे रहे तो। बट अदरवाइज अगर मैं कंप्लीटली न्यू कमर हूँ तो आई नीड 1 ईयर, एंड दैट्स व्हाई AVKS हैज लॉन्च्ड ऑल दिस कोर्सेज व्हिच आई हैव जस्ट मेंशन्ड, ताकि आपका सही प्रिपरेशन सही फ्रेमवर्क में हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई कर पाए, राइट। तो 24 अप्रैल 2024 जो है उस दिन नोटिफिकेशन आएगा और 4 अगस्त को फिक्स संडे को एग्जाम कंडक्ट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात सीएपीएफ की ये है कि अनलाइक अदर एग्जाम्स, बाकी के एग्जाम्स में नॉर्मली ऐसे होता है, एक प्रीलिम्स का पेपर होगा, उसके बाद फिर कुछ 1-2 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू। सीएपीएफ का रिटर्न एग्जाम एक ही दिन में होता है। सुबह 10 से 12 आपका पेपर 1 होगा और उसी दिन 2 घंटे के गैप के बाद 2 से 5 आपका पेपर 2 होगा।
ठीक है, ये पेपर ऑब्जेक्टिव है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और ये पेपर डिस्क्रिप्टिव है, पेपर 2। याद रखना है ये बात कि दोनों पेपर यूपीएससी आपसे एक ही दिन कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद पेपर 1 का जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ अगर आप उसके ऊपर हो तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज पेपर 2 चेक नहीं होगा। और पेपर 2 का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 25% है, दैट इज 50 मार्क्स आउट ऑफ 200। ये आपको इस बात का ख्याल रखना है, 25% जो है मार्क्स आउट ऑफ 200 आपको मिलने चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट 50। लेकिन सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करके क्या करेंगे? हम लोगों को अगर हम अब तक का ट्रेंड देखते हैं तो एटलीस्ट 85 मार्क्स मुझे पेपर 2 में चाहिए, है ना, तब जाके एटलीस्ट 85, तब जाके कहीं ना कहीं मेरा चांस बनता है कि मैं कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में दिखूं। लेकिन खैर ये सारी चीजें तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिखाई जाएंगी। अभी आपको बस ये ख्याल रखना है कि मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 होता है, पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस क्या है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आगे, ठीक है। और एक बात, पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और वो 1/3 होती है। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नेगेटिव मार्किंग मतलब ऐसी चीज होती है कि पकड़ लो 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, पकड़ लीजिए हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलोकेट करती है यूपीएससी। एक्चुअली वो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो पकड़ लो मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से मेरे 3 सही आए और चौथा या फिर 1 सही आया और अगले 3 गलत हुए, तो हर एक क्वेश्चन से मेरा 1/3 मार्क कटेगा। मुझे मार्क्स मिला है 1 क्योंकि मेरा एक ही सवाल सही आया है, तो अगले सवाल से मेरा 1/3 कटेगा, उसके अगले सवाल से 1/3, उसके अगले सवाल से 1/3। तो मैंने जो अचीव किया है वो मार्क है 1, लेकिन यहाँ 1/3 1/3 1/3 ऐसा करके और 1 मार्क मेरा माइनस हो गया, तो मेरा टोटल आ गया 0। खैर ऐसा होता नहीं है, हम लोग जिस तरह से प्रिपरेशन करते हैं हम लोगों का नेगेटिव मार्किंग मार्क्स जो है वो कमी होता है और पॉजिटिव ज्यादा होता है। लेकिन जो मार्क्स मैंने कमाए हैं, अगर मैं कोई सवाल गलत करता हूं तो कमाए हुए मार्क्स से यूपीएससी मार्क्स माइनस करती है, पूरा 1 मार्क माइनस नहीं करती, 1/3 माइनस करती है एज अ पेनल्टी। तो ये बात का ख्याल रखना है। इसके जो सारे कैलकुलेशंस है वो बाद में आपको बता दिए जाएंगे, बट इट इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध सारे के सारे अटेम्प्ट करके आए, कोई भी अंधाधुंध सारे के सारे अटेम्प्ट ना करे और सीरियस कैंडिडेट ही एग्जाम से आगे जाए, इसी के लिए ये एक्चुअली हर्डल उन्होंने रखा है। सोच समझकर अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा रिस्क भी लेते हैं, तो भी वी कैन मैनेज गुड स्कोर। उसके लिए क्या करना है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपको बताया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है, दीज आर द सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। एबीएक्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको ये पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर दूसरी जगह भी सेंटर मेरा हो तो आई कैन ट्रैवल, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कुछ चीजें तो बता दी है। ये पोर्शन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि रिटर्न एग्जाम होता है, सेम डे दोनों पेपर होते हैं, लेकिन अगर इसमें मैंने कट ऑफ क्वालिफाई किया है तो ही मेरा पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। और फिर मेरा फाइनल मेरिट जो है रिटर्न का वो आएगा। अगर मैं दोनों मतलब पेपर 1 का अपना एक कट ऑफ लगता है, उसको क्वालिफाई किया है तो पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 चेक होगा तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिलके कंबाइन एक कट ऑफ बनेगा। अगर मैं उसको भी क्वालिफाई कर रहा हूं देन आई विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड एंड दैट इज फिजिकल, है ना। तो फिजिकल में 3 चीजें मेनली होती हैं, एक 800 मीटर की दौड़ होती है, एक 100 मीटर की दौड़ होती है और एक गोला फेंक होता है। ये 3 चीजें फिजिकल में होती है। और फिर मेडिकल में जो बेसिक आपकी जो पूरा जो चेक करते हैं मेडिकल में, नॉर्मली जो मेडिकल होता है तो वो मेडिकल यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो पैट और एमएसटी ये दोनों क्वालिफाइंग है बाय द वे, यहाँ आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बस आपको क्वालिफाई करना है और आपको क्वालिफाई करना ही है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आपको इंटरव्यू को कॉल आएगा। फिजिकल तो आपको क्वालिफाई करना ही है, मेडिकल के केस में कभी कभी वो रीमेडिकल दे देते हैं। पकड़ लो कोई इशू है अगर आपका, तो वो आपको एक चांस देते थे, बोलते कि अभी मेडिकल और इंटरव्यू के डेट में कुछ टाइम है, बीच में कोई और एक डेट देंगे, बोल देंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाओ आप, है ना, अगर वो सॉल्वेबल है तो ऑब्वियसली। खैर ये सब बात की बात है। सेकंड राउंड जो है वो फिजिकल और मेडिकल का होता है और उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू जो 150 मार्क्स का होता है ना। तो 150 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है उसमें भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। उसके लिए भी एवीकेएस एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अरेंज करता है, मॉक टेस्ट भी, मॉक इंटरव्यूज भी अरेंज करता है ताकि आप जो है वहां सटीक परफॉर्म कर पाओ। तो इन 3 स्टेजों को अगर मैं क्रॉस करता हूं देन आई कैन बिकम हियर, आई कैन वियर एन यूनिफॉर्म विद प्राइड, आई बिकम असिस्टेंट कमांडेंट। लेकिन अभी मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एज अ न्यू कमर मेरा होना चाहिए यहाँ कि मैं रिटर्न और पेपर 2 में कैसे अच्छे से परफॉर्म करूं। द रीजन बिंग, आप ये देखो, ये 250 प्लस 200 दैट इज 450 मार्क्स। तो अगर 450 मार्क्स में मेरा स्कोर अच्छा है तो आउट ऑफ 150 अगर पकड़ लो मैं 100 के पास भी आ गया तो आई कैन डेफिनेटली गेट इनटू द लीस्ट, है ना। क्योंकि यहाँ 150 में से मैं कितना स्कोर करूंगा, यहाँ 450 मार्क्स है मुझे स्कोर करने के लिए, 450 मार्क्स में मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। तो जितना मैं ज्यादा स्कोर करूंगा इतना मुझे इंटरव्यू का मार्क्स टोटल मिला के I can get some good rank, है ना, so I can become an officer. Then comes some basic eligibility criteria. आपके दिमाग में ये सवाल भी होगा
कि अरे सर लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन राइट नाउ आई एम एलिजिबल और नॉट, मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैंने आपको बोला है कि नोटिफिकेशन अगर आप पिछले साल का भी खोल के देखते हो तो भी आपको एक अंदाजा आ जाएगा, पीडीएफ फाइल जो है यूपीएससी की साइट पे आपको मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा एज का क्राइटेरिया है। तो अगले साल के लिए वो एज का क्राइटेरिया एक साल और बढ़ा के आप अपने आप को देख सकते हो। नॉर्मली 21 के बाद, लाइक 21 इज द मिनिमम एज लिमिट। नेशनलिटी यू शुड बी इंडियन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इवन अगर आप लास्ट ईयर में है तो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम यू फेस योर इंटरव्यू आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इसलिए आप लास्ट ईयर में भी हो तो भी आप प्रिपरेशन करके ये एग्जाम दे सकते हो, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, जैसे कि 21 से शुरू होती है तो जनरल के लिए वो 25 है, 21 सबके लिए है मिनिमम, लेकिन जो मैक्सिमम है फॉर जनरल इट इज 25, फॉर ईडब्ल्यूएस एंड फॉर ईडब्ल्यूएस आल्सो इट इज 25, फॉर ओबीसी इट इज 28 एंड फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी दोनों के लिए ये 30 है मैक्सिमम। यहां तक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर एज लिमिट। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, एक्चुअली ये फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया जो है वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। इसके बारे में जो अगर आप और कुछ डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हो, आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैं अभी आपको बस बेसिक बताता हूँ। ये हाइट है इन सेंटीमीटर्स ऑब्वियसली फॉर मैन, फॉर वुमेन। इन केस ऑफ मैन chest should be 81 and you should be able to expand it, inflate it by 5 centimeter more. Then weight जो है हाइट के अकॉर्डिंग, जो हम BMI इंडेक्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसका भी एक बेसिकली अगर आप नोटिफिकेशन खोल के देखोगे तो वो सारा डिटेल आपको मिलता है कि अगर आप इस हाइट के कैटेगरी में हो तो आपका वेट अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए। लेकिन देखो हाइट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वेट को कम ज्यादा करना डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में है। तो दैट कैन बी मैनेज्ड एंड दैट कैन बी मैनेज्ड इवन आफ्टर योर रिटन एग्जाम, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस भी है, जिसकी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नीज नहीं होनी चाहिए, आईसाइट जो है आपकी 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर लंबा दूर का नहीं दिखता है तो -4 +-4 से नीचे ही होना चाहिए जो कुछ है। आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो और आपकी जॉइंट जो है उन सब की मूवमेंट्स प्रॉपर हो। ऑब्वियसली यार फोर्सेस में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो आपको वहां कोई सिर्फ कागजी काम तो करना नहीं है, आपको फायरिंग भी करना है, आपको और भी सारी एक्टिविटीज करनी है जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज फिजिकल होती है। सो डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट सम फिजिकली फिट कैंडिडेट, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन ये सारी चीजें जो है एग्जैक्ट पूरी डिटेल में मैंने नहीं बताई है, ये मोटा मोटा है, लेकिन यही मेनली होता है। और ये सारी चीजें अगर ठीक है तो ज्यादा दिक्कत या ज्यादा परेशान आपको नहीं करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स होंगे, एज आई मेंशन्ड, यू कैन कॉल द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और ये चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि ना जो डर मेरे दिमाग में होता है कि सर मेरा सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये चीज मुझे लगता है कि मेरी वर्कआउट नहीं होगी, लेकिन वो श्योर भी नहीं होता है, बस एक डाउट खड़ा रहता है कि अरे यार हाँ नहीं आई एम नॉट एलिजिबल, एंड यू कीप ऑन अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। आपको लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन आप खुद जज मत करो, एक कॉल यहाँ कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो है, राइट। ये बेसिकली वही, जैसे कि मैंने बोला, हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ये सारा टेबल वो है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एबीकेएस के, या आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज अगेन फॉर फीमेल। नाउ लेट्स कम टू द रियल थिंग। और रियल थिंग ये है कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 का ये सिलेबस है बेसिकली। और पेपर 1 के सिलेबस में हमने बात कर रखी है यहाँ कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पेपर 1 का सिलेबस है, कौन कौन से बुक्स उसके लिए पढ़ने हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होता है, पढ़ाई करने का अप्रोच, पढ़ाई करने का जो अप्रोच है, स्टडी करने का जो अप्रोच है वो कैसे होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो फॉर पेपर 1 स्ट्रेटेजी हमने बनाया है। अभी बस यहाँ ये देख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मोटे मोटे तौर पर होते हैं। और ये जो है 15 क्वेश्चन, ये बेसिकली ना नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 125। तो उसमें से कितना वेटेज फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी को है, कितना वेटेज हिस्ट्री को है, कितना वेटेज ज्योग्राफी को है, कितना साइंस को है, कितना इकोनॉमी को है, करंट को है, एप्टीट्यूड और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, इन सबका एक जनरल एग्जाम के हिसाब से वेटेज लिखा है। और ये लेकिन आपका क्या है, ये सिलेबस है, ये सारे सब्जेक्ट्स है जिनको आपको पढ़ना है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जिनके थ्रू हमको पढ़ना है। और ये सारा मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में, पेपर 1 की स्ट्रेटेजी की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप देख लो तो आपको सारा अंदाजा आ जाएगा कि पढ़ाई एक्चुअली कैसे करना है, अप्रोच मेरा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है उसके लिए एनसीईआरटी काफी है। कुछ केस में आपको कुछ रेफरेंस बुक भी इस्तेमाल करना है, बट दैट इज कंप्लीटली मैनेजेबल। अगर आप एक साल पूरा सोच के प्रिपेयर करते हैं, अच्छा खासा टाइम उसके लिए देते हैं, और अगर आपके पास एक अच्छा गाइडेंस है, यू कैन डेफिनेटली मैनेज इट। इसमें से कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो जो आपको लगता है यार ये तो बहुत टफ है, साइंस तो मुझसे नहीं होगा, अगर आर्ट्स का बच्चा ऐसा बोले, डोंट वरी,
मोस्टली क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आते हैं, पुराने क्वेश्चन भी ठीक से करके जाते ना तो भी 50% से ज्यादा साइंस के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। सो इट इज डेफिनेटली मैनेजेबल, है ना। मैथ्स कुछ लोगों का टफ होता, मतलब उनको लगता है कि यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट इट इज मैनेजेबल विद प्रैक्टिस। ये पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 2 के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो मैंने लाया है जिसमें मैंने सब कुछ ये प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि पेपर 2 ये जो 200 मार्क्स का पेपर होता है ना, इसमें आपको 4 ऐसे लिखने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, एक प्रेसी, एक कॉम्प्रेशन होगा जिसमें 5 सवाल होंगे, 4 मार्क के लिए एक, 20 मार्क का ये टोटल होता है ना। तो ये 4 मतलब बेसिकली सॉरी हाँ 5 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच ऐसे होंगे, और ग्रामर होगा 20-25 मार्क्स का। तो ये पेपर 2 कैसे उसके साथ डील करना है, ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो आ चुका है इसके लिए, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, आपको सारा इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगा। सो ये रहा पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। नाउ सेफ साइड यहाँ बस एक प्रोविजनल लिस्ट भी दे रखी है कि जो मैंने पेपर 1 की है ये लिस्ट बेसिकली। और एक बात याद रखना है कि पेपर 2 का कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता, जो पेपर 1 का सिलेबस है वही पेपर 2 का सिलेबस है, क्योंकि पेपर 1 जब मैं पढ़ता हूँ वही सारी चीजें मुझे पेपर 2 में ऐसे लिखते वक्त काम आने वाली है, लेकिन मुझे उसके लिए बस राइटिंग की प्रैक्टिस अलग से करनी है, वो एक अलग सिनारियो है। और पेपर 2 जो है वो आपके इस सारे गेम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पेपर 1 के लिए सब लोग फाइट करते हैं और एक अच्छा थ्रेशोल्ड पे पहुंच भी जाते हैं। उसके बाद आपके मार्क्स को जो डिफाइन करता है आगे कौन है पीछे कौन है, वो पेपर 2 है। तो स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली डू गुड इन पेपर 2। एज आई टोल्ड यू देयर इज नो सेपरेट सिलेबस फॉर पेपर 2। पेपर 1 जब मैं पढ़ रहा हूँ उसको कैसे नजरे से पढ़ रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये जो डेटा है कैसे इस्तेमाल में कर पाऊंगा पेपर 2 में, दैट्स व्हाट यू कैन डू, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, तो ये एक बात है। अभी देखो पॉलिटी जो है उसके लिए लक्ष्मीकांत सर का, एम लक्ष्मीकांत सर का एक किताब है इंडियन पॉलिटी, वो काफी है। लेकिन इन सबके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कंप्लीटली न्यू कमर हो, आप अभी से शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हर सब्जेक्ट के लिए अगर कोई होगी तो वो है एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसका कारण है इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे शायद कि पकड़ लो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, मुझे नहीं पता पॉलिटी क्या है, मुझे नहीं पता ज्योग्राफी क्या है। एनसीईआरटी में पढ़ता हूं ना, तो एनसीईआरटी को इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी एक नया बंदा भी उसको पढ़ेगा तो दैट पर्सन गेट्स इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट। बहुत सटीक तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से लर्निंग प्रोसेस को एनसीईआरटी ने कवर किया है। इसका फायदा मुझे ये होता है कि एक बार मैं समझ गया ना कि ओके व्हाट दे एक्सपेक्ट इन पॉलिटी, क्या उनका अंडरस्टैंडिंग है। और बाय द वे एनसीईआरटी से सवाल भी आते हैं, तो उस एंगल से भी एनसीईआरटी जरूरी है। मतलब एनसीईआरटी सिर्फ पहला स्टेपिंग स्टोन नहीं है, वो लास्ट तक इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे सब्जेक्ट समझने में भी आसानी होती है और फिर आई कैन डील विद द मतलब लेटर बुक, जो थोड़ा रेफरेंस बुक है वो समझने में भी मुझे आसानी हो जाती है अगर मैं एनसीईआरटी के थ्रू जाता हूँ। तो एनसीईआरटी इज मस्ट। तो पॉलिटी के लिए 11th क्लास का है, ज्योग्राफी के लिए 6 to 11 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, मेनली 10th 11th 12th ये इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी रिकमेंड की जाती है एनसीईआरटी। हिस्ट्री जो है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम नाम का किताब है, ठीक है। एंशिएंट के लिए भी एनसीईआरटी आर रिकमेंडेड बेसिकली, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है, ठीक है 11th। और अभी क्या है इस केस में, ये तो मतलब थीम्स ऑफ हिस्ट्री करके जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं, वो भी आपको इस केस में पढ़नी है। इसके बारे में और डिटेल मैंने पेपर 1 के स्ट्रैटेजी में बताया है। इकोनॉमी के केस में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, दोनों 11th और 12th स्टैंडर्ड की। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक किताब ले सकते हो, है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसके थ्रू जा सकते हो। और पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जो है एबीकेएस का भी होता है और भी कहीं से आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आजकल आते हैं, पीडीएफ भी मिलते हैं, सो यू कैन रीड एनी वन ऑफ देम। देन कम्स पेपर 2। पेपर 2 के केस में एबीकेएस का अपना खुद का एक किताब आता है, बहुत सारे करंट ईयर के टॉपिक्स का, जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो बाद में आता है, मई मंथ में आता है। तब तक आप करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ अच्छे से पढ़ना और राइटिंग स्किल को डेवलप करना, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम ऑनलाइन बैचेस जो है वो अभी से लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ you should prepare the syllabus of paper 1 which will also help you for paper 2. Okay, now comes the safe score. Now safe score varies every year. अभी आपको मैं बता दूं कि पकड़ लो 2021 की अगर बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, और अभी परसों एग्जाम हुआ 2023 का। 2021 का पेपर 1 का कट ऑफ था ये, 2022 का था ये, और इस साल हम लोगों का प्रेडिक्शन है कि ये 125 के आसपास रहेगा, 120 ±5। इसका कारण ये है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। तो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये तो बहुत ज्यादा कट ऑफ है, कैसे करेंगे। इसके पहले इतना कट ऑफ नहीं हुआ करता था, 120 to 130 के बीच में, कभी कभी तो 110 के आसपास भी कट ऑफ रहा है, कभी कभी 100 के नीचे भी गया है पहले तो। धीरे धीरे कट ऑफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। 2021 में वैकेंसीज बहुत कम थी, अराउंड 150। 2022 में अराउंड 230 थी, लेकिन 2023 की वैकेंसी जो है वो अराउंड 330 के प्लस है।
और इसीलिए ये कट ऑफ जो है वो नीचे आएगा। तो हर साल कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो ये पेपर 1 का सिनारियो रहा। अगर आप 130 के आसपास अचीव करने की ताकत रखते हो, अगेन डिपेंड करता है कितना वैकेंसीज है उसके ऊपर भी। तो इस साल के लिए तो खैर ये रियलिटी है, लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि मुझे एकदम सेफ रहना है, तो मुझे 140 स्कोर करना है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल विद गुड स्टडी। अभी बच्चों के फोन आ रहे हैं, है ना, लास्ट ईयर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली स्कोरिंग अबव 140, व्हिच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हो, डेडिकेटेड हो। पेपर 2 के केस में ऐसा है, ये पेपर 1 की बात थी। पेपर 2 के केस में ऐसा है कि आपको ये जो स्कोर है ये आउट ऑफ 250 है बाय द वे। 125 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होते हैं, सो इट बिकम्स 250। आउट ऑफ 250 ये स्कोर है, आउट ऑफ 200 नहीं। सो इट इज पॉसिबल, इट इज अचीवेबल। पेपर 2 के केस में 200 मार्क्स से आपको एटलीस्ट 85 मार्क्स आना चाहिए, विच इज अगेन पॉसिबल। हम लोग यहाँ जो पेपर 2 पढ़ाते हैं वो इस एंगल से पढ़ाते हैं कि आप 90 प्लस, इनफैक्ट 100 तक स्कोर करें। 90 प्लस तो मिनिमम बोल रहा हूँ, है ना। तो 85 अचीव करना नॉट अ बिग डील, बट अगेन फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा सेफ स्कोर आपका। ओके, दिस इज योर आउटकम, दिस इज व्हाट यू अचीव व्हेन यू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट। आप यहां होते हो, है ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है, हाईएस्ट लेवल पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट का ही है, जिस एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वंस यू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट, स्लोली यू कैन मूव अहेड एंड यू कैन प्रोग्रेस योरसेल्फ अप टू एडीजी। लेकिन वो सब बात की बातें हैं। अभी बस आप ये सोच लो कि ये 3 स्टार अगर आपको चाहिए यहाँ on your sleeves, then you should follow all the process I have explained it to you. Okay? By the way, ये जो सर्विस है उसको बहुत सारे केसेस इसके रिगार्डिंग चल रहे हैं कि इस सर्विस को जो है अच्छा स्टेटस मिले एंड थिंग्स शुड इम्प्रूव। पेंशन रिगार्डिंग भी जो चीज़ें हैं, सैलरी रिगार्डिंग भी जो चीज़ें हैं, उन सबको इम्प्रूव करने के लिए थिंग्स आर गोइंग ऑन। सैलरी तो ऑलरेडी इट्स वेरी नाइस, ठीक है। देखो सबको ये होता है कि भाई सर सैलरी बताओ, बाकी सब तो छोड़ो, पहले तो सैलरी की बात करो। तो देखो व्हेन यू आर इन ट्रेनिंग, आपको आपका जो एनपीएस स्कीम का ये सब कट वट करके फिर भी 70 प्लस सैलरी आपके हाथ में आता है। आपका सैलरी अराउंड 90,000 के प्लस होता है। आप इस पे बैंड में आते हो व्हेन यू आर ईसी, आप यहाँ होते हो, ठीक है। और एक अच्छा सैलरी आपको मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी अम्यूनिटीज़ आपको मिलती है, बहुत सारे अलग इंसेंटिव्स भी होते हैं। आपको कार मिलती है, घर मिलता है, बहुत सब कुछ जो है, मतलब इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल लाइफ, राइट। बहुत सारे सैल्यूट तो मिलते ही है, उसके अलावा अ गुड सैलरी यू गेट वंस। ये तो ट्रेनिंग का मैंने बोल दिया कि अराउंड दिस यू गेट वंस यू ज्वाइन द सर्विस, देन डेफिनेटली वो और इंक्रीज होती है और बेटर पेमेंट आपके हाथ में मिलता है, सो यू कैन लीव अ डिसेंट लाइफ। ओके, सो दिस इज द बेसिक पे ऑफ एस्कॉम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट असिस्टेंट कमांडेंट। ये सब तो भाई जैसा है वैसा ही है। सवाल है कि मैं इस सब में फिट हूं क्या। सवाल ये है कि क्या मैं ये सोच रहा हूँ एटलीस्ट, कैपेबल हूँ कि नहीं तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कैन आई थिंक दैट आई कैन डू दिस, आई शुड गिव इट अ शॉट, आई कैन डेफिनेटली डू दिस। अगर आप ऐसा सोचने का दम रखते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, तो वी आर हियर फॉर यू। यू कैन डेफिनेटली कॉल आवर नंबर, वी आर हियर टू गाइड यू, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर अगर हम साथ में मिलकर प्रिपरेशन करें तो ये 3 स्टार डेफिनेटली अचीवेबल है। सो इफ यू थिंक दैट यू आर मेड फॉर दिस एंड दिस इज मेड फॉर यू, we are here to support you, right? So convey us and let's see what change we can bring in our life, right? All the very best. Thank you.